हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते। इसमें लिखा है प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान है उसका प्रभावी मान नहीं होता है, कारण दीजिए। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम समझ लेते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा में ये समझ लेते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा किस प्रकार की धारा होती है। बच्चों बच्चों जो हमारी प्रत्यावर्ती धारा होती है, प्रत्यावर्ती धारा का मान जो है समय के साथ परिवर्तित होता रहता है, नियत नहीं रहता है। समय के साथ परिवर्तित होता रहता है, यानी बच्चों हर समय जो है इसका मान अलग अलग होता है, तो समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। अतः तो बच्चों जब समय के साथ इसका मान जो है परिवर्तित होता रहता है, तो इस धारा को प्रदर्शित करने के लिए कोई एक हमें मान की आवश्यकता होगी जिससे हम प्रत्यावर्ती धारा को प्रदर्शित कर सकें। अतः प्रत्यावर्ती धारा को प्रदर्शित करने के लिए या फिर बताने के लिए हमें उसके प्रभावी मान की आवश्यकता होती है। तो कोई भी प्रत्यावर्ती धारा है, उसको अगर प्रदर्शित करना है तो उसके प्रभावी मान की आवश्यकता होगी, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा का मान तो है समय के साथ परिवर्तित होता रहता है, प्रभावी मान की आवश्यकता होती है। बच्चों इससे हमें ये समझ में आ गया कि कोई भी प्रत्यावर्ती धारा है उसके प्रभावी मान की आवश्यकता क्यों होती है हमें, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा का मान जो है समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं कि अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान है वो उसका प्रभावी मान क्यों नहीं होता है, या फिर औसत मान क्यों नहीं हो सकता उसका प्रभावी मान। तो उसके पहले बच्चों देख लेते हैं कि औसत मान क्या होता है। तो उससे पहले ये देखें बच्चों कि हमारा प्रत्यावर्ती धारा जो है वो समय के साथ किस प्रकार से परिवर्तित होता है। तो बच्चों जो प्रत्यावर्ती धारा होता है उसको हम आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। तो ये इस प्रकार से अगर हम इसको एक ग्राफ में प्रदर्शित करें बच्चों, तो ये हमारा इस प्रकार से हो जाएगा प्रत्यावर्ती धारा। तो बच्चों ये हमारा प्रत्यावर्ती धारा आई मान ले और ये हमारा समय मान ले, तो समय के साथ वो इस प्रकार से परिवर्तित होता है बच्चों। ये इसका एक चक्र हो गया। तो बच्चों प्रत्यावर्ती धारा का मान शून्य से लेकर के अपने अधिकतम मान जो कि आई नॉट के बराबर होता है वहां तक जाता है। फिर बच्चों पुनः शून्य पर पहुंच जाता है, जिससे इसका एक अर्ध चक्र पूर्ण हो जाता है। फिर बच्चों पुनः अपने न्यूनतम मान जा करके फिर अपने शून्य पर वापस आ जाता है और एक पूर्ण चक्र यानी संपूर्ण चक्र पूरा होता है बच्चों। तो इस प्रकार से बच्चों हमने देखा कि ये जो है धारा का मान जो है समय के साथ परिवर्तित ही नहीं होता रहता, बल्कि साथ में इसकी दिशा भी बदल जाती है अर्धचक्र के बाद। तो बच्चों ये अर्धचक्र तक अगर दिशा एक थी तो अगले अर्धचक्र में उसकी दिशा उसके विपरीत में हो जाएगी, धारा बहने की दिशा। तो बच्चों इसकी दिशा भी बदल जाती है हर अर्धचक्र के पश्चात। तो बच्चों ऐसे में अगर हम एक संपूर्ण चक्र में देखें तो यहाँ पे कह सकते हैं चूंकि प्रत्यावर्ती धारा की जो दिशा है बच्चों, कोई भी परिपथ उसमें प्रत्यावर्ती धारा के बहने की दिशा जो है प्रत्येक अर्धचक्र के पश्चात बदल जाती है। जैसे बच्चों यहां से हम देखें तो शून्य से लेकर बच्चों ये t/2 अर्धचक्र तक धारा की दिशा कोई हमारी धनात्मक मान लेते हैं ऊपर। फिर बच्चों अगले अर्धचक्र में वो विपरीत दिशा में यानी कि धारा का मान जो है ऋणात्मक हो जाता है, अर्थात कि ये विपरीत दिशा में प्रवाहित होने लगी है। तो प्रत्येक अर्धचक्र के पश्चात जो है उसकी दिशा बदल जाती है। इसलिए एक संपूर्ण चक्र में अगर देखें बच्चों, संपूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का अगर औसत मान देखें बच्चों, धारा का औसत मान, तो बच्चों आधे चक्र में धारा एक दिशा में प्रवाहित हुई तथा अगले आधे चक्र में वो विपरीत दिशा में प्रवाहित हुई, तो एक संपूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान जो है वो शून्य होता है, शून्य होता है। बच्चों कोई भी हमारी प्रत्यावर्ती धारा हो उसका एक संपूर्ण चक्र में उसका औसत मान जो होगा धारा का वो शून्य होगा। तो बच्चों किसी भी प्रत्यावर्ती धारा का मान शून्य है, इससे हमें उसके बारे में कुछ जो जानकारी है नहीं मिल पाएगी। तो ऐसे में
प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान जो कि बच्चों शून्य होता है, कोई भी प्रत्यावर्ती धारा हो से उसके बारे में। तो बच्चों इस औसत मान से जो है प्रत्यावर्ती धारा के बारे में कोई जानकारी नहीं प्राप्त होती है, जानकारी नहीं प्राप्त होती है। यही कारण है बच्चों कि हम प्रत्यावर्ती धारा को प्रदर्शित करने के लिए प्रभावी मान के रूप में उसके औसत मान का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं यही कारण है कि औसत मान को प्रभावी मान नहीं माना जाता है, क्योंकि बच्चों कोई भी प्रत्यावर्ती धारा हो बच्चों, उसका औसत मान तो शून्य ही होगा, तो इससे हमें प्रत्यावर्ती धारा के बारे में कुछ पता नहीं चल पाएगा। तो बच्चों ये हमारा प्रभावी मान होता है वो क्या होता है, प्रभावी मान। बच्चों प्रभावी मान के लिए हम धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करते हैं बच्चों, यही हमारा प्रभावी मान के रूप में प्रयुक्त होता है। तो बच्चों इसको हम IRMS से प्रदर्शित करते हैं, वर्ग माध्य मूल मान। तो बच्चों ये क्या होता है बच्चों, ये जो हमारी प्रत्यावर्ती धारा है, तो इसका पहले हम वर्ग करते हैं, फिर इसका माध्य लेते हैं, फिर उसके बाद इसका वर्गमूल लेते हैं। तो ये बच्चों हमारा वर्ग माध्य मूल मान होता है। ये किसके बराबर होता है बच्चों, ये जो हमारे धारा का अधिकतम मान होता है भागे वर्गमूल 2 के बराबर होता है। इस प्रकार से ये हमारा प्रभावी मान के रूप में प्रयुक्त होता है। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।